Good evening, friends. Today I am going to present here some examination related facts. तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। मैं कई परीक्षाओं के तथ्य यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था धन विधेयक के विषय में। धन विधेयक, तो धन विधेयक जो होता है फ्रेंड्स, ये धन से संबंधित होता है। सरकार किस प्रकार धन को संचित निधि से निकाल सकती है, उसके संबंध में होता है। और किस प्रकार संचित निधि में वृद्धि कर सकती है, उससे संबंधित धन विधेयक होता है। 110 में इसका उल्लेख किया गया है, परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में भारतीय संविधान की फ्रेंड। ठीक है। तो धन विधेयक जो कम्प्लीटली जो 110 में वर्णित विषय हैं उससे संबंधित है। उसमें कोई अन्य चीज नहीं होती। A से F तक वो दिए गए हैं अनुच्छेद में। इसमें जो बिंदु दिए गए हैं उससे अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु उसमें संबंधित नहीं होता है। और विशेष रूप से खजाना यानी 266 इससे प्रभावित होता है। अनुच्छेद 266 में जो लिखा गया है, जो प्रावधान किया गया है संचित निधि का, वो इससे प्रभावित होता है। या तो घटता है संचित निधि, या तो संचित निधि यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है फ्रेंड्स। और इससे संबंधित अन्य तथ्य भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा अगली वीडियो में। और फिलहाल ये सभी तथ्य इम्पोर्टेंट है। और मुख्य रूप से हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि धन विधेयक है क्या। धन विधेयक ये है जो मुख्य रूप से ये जो संचित निधि से संबंधित जो विधेयक होगा, जो 266 में संचित निधि और पब्लिक अकाउंट जो होता है संचित निधि यानी कि राजकोष भारत सरकार का, उससे संबंधित जो विधेयक होता है उसमें जो वृद्धि करता है, उसमें किसी प्रकार से कमी करता है, तो वो धन विधेयक होता है। जो और जिसमें ए से एफ तक संविधान में ये बिंदु लिखे गए हैं, जैसे कर लगाना, कर को हटाना, कर में परिवर्तन करना, जो सामान्य भाषा में के कर में वृद्धि करना, कर को समाप्त कर देना, किसी व्यय को संचित निधि में भारित व्यय घोषित करना, और किसी व्यय में वृद्धि करना, किसी व्यय को हटा देना संचित निधि से, जो पहले भारित था संचित निधि फिर उसे संचित निधि से हटा देना। तो मेन चीज यही है कि इसमें कि संचित निधि को जो खजाने को जो प्रभावित करने वाला विधेयक है, और जिसमें बिंदु अनुच्छेद 110 में जो बिंदु दिए ए से एफ तक 110 1 के ए से एफ तक जो बिंदु दिए गए हैं, उनमें से संबंधित कोई बिंदु हो वही विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसको प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक होगी, और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और सरकारी सदस्य इसको प्रस्तुत करें। सरकारी सदस्य मतलब जो सरकार के मंत्रिमंडल में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मंत्री है, वही उनमें से कोई एक लाएगा। और इसका धन विधेयक का लोकसभा में पास न होना मतलब सरकार की मेजोरिटी प्रूफ न हो पाना, यानी कि सरकार बहुमत में नहीं है, और ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार के विषय अन्य तथ्य भी इसके संबंध में आपको प्रेजेंट करूंगा। तो आज हम देखते हैं फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो भी इसमें कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, चाहे उत्तराखंड रिलेटेड हो, चाहे मैथ्स हो रिलेटेड हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी जो तथ्य होंगे वीडियो में आपको प्रेजेंट करते रहूँगा, वो सभी जो होंगे परीक्षा से संबंधित होंगे और परीक्षा उपयोगी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, धन विधेयक तो 110 में जो बिंदु दिए गए हैं ए से एफ तक 110 1 ए से एफ तक जो बिंदु दिए गए हैं उससे ही केवल संबंधित होगा। जिसमें ये बिंदु होंगे वही केवल धन विधेयक होगा। जी भी इसमें ए से एफ तक ही हम कहेंगे कि जी उतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है तथ्य, या उतना अधिकतर यही बिंदु
उसमें सम्मिलित होते हैं धन विधेयक में, ए से एफ तक। 110 के 1 के ए से एफ तक जो बिंदु हुए धन विधेयक कहलाएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद जो आता है हमारा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक में क्या है फ्रेंड्स? वित्त विधेयक का जो वर्णन किया गया है 117 में किया गया है, अनुच्छेद 117 में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दो प्रकार का होता है, एक और वित्त विधेयक का प्रकार एक और दो प्रकार का होता है वित्त विधेयक। और उसका वर्णन किसमें है? जिस विधेयक में धन विधेयक से संबंधित बिंदु हो, ए से लेके जो एफ तक मैंने आपको बताया, ए से एफ तक है 110 1 के ए से एफ तक के जो बिंदु हैं वही बिंदु होने चाहिए धन विधेयक में, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए धन विधेयक में। ये स्पष्ट है कि इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि ए से 1 के ए से जी तक है, जी में, लेकिन उसी का पीछे के इन्हीं बिंदुओं के विषय में कुछ वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से ए से एफ तक के बिंदु 110 1 के ए से एफ तक बिंदु जिसमें है केवल वही धन विधेयक कहलाएगा। अगर ये भी है 110 के बिंदु भी हैं, क्योंकि केवल अगर यही बिंदु है तो धन विधेयक हो गया, और कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, तो धन विधेयक हो गया। अगर इसमें इसके अतिरिक्त भी कुछ बिंदु हैं, ये तो है ही है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ बिंदु हैं, तो वह वित्त विधेयक का प्रकार एक कहलाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स? यानी कि केवल यही बिंदु होने पर तो धन विधेयक हो गया, ठीक है। और जो बिंदु जो हैं ऐसे 10 तक आपको मैंने उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, क्या है कि जो संचित निधि को प्रभावित कर रहे हैं, या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसमें भारित हो रहे हैं या भारित किए जा रहे हैं, कुछ बेस में, या कोई भारित था जो हटा दिया जा रहा है, यानी कि कोष को जो प्रभावित कर रहे हैं। और वो कौन को कोष को प्रभावित कर रहे हैं? टैक्स लगाना, टैक्स को हटाना, और माननीय राष्ट्रपति महोदय का वेतन और अन्य कुछ पदाधिकारियों का वेतन और अन्य खर्चे जो उस पर भारित हैं उसमें वृद्धि, इस प्रकार के जो भी विधेयक हैं वो किस में आएंगे? वो एक से एफ तक लिखे गए हैं, वो किस में आएंगे? धन विधेयक पाएंगे। केवल अगर इसमें यही हो और कुछ अन्य चीज भी उसमें अगर होती है तो वित्त विधेयक प्रकार एक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो वित्त विधेयक है, हम सीधा ये कह सकते हैं कि वो अन्य खर्चों से संबंधित है, कि जो संचित निधि से जो खर्चे किए जा रहे हैं, जो उसके संबंध में खर्चे किए जा रहे हैं, योजनाओं के संबंध में जो भी किए जा रहे हैं, और किस प्रकार खर्चा किया जाएगा, किस प्रकार योजना बनाई जाएगी, इस प्रकार के जो विधेयक होंगे वो वित्त विधेयक से संबंधित होंगे। जिससे धन तो प्रभावित होगा ही होगा, अन्य उसमें प्रावधान होंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, इस प्रकार के तथ्य भी होंगे, तो वह वित्त विधेयक प्रकार 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसी प्रकार से वित्त विधेयक 2 भी जो होगा वो, हालांकि वो होगा धन से संबंधित, धनी से संबंधित होगा, और धन राजस्व आएगा और राजस्व का व्यय भी उसमें किया जाएगा, लेकिन उसमें ये बिंदु नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, इसको एक आवश्यक क्रम में और आवश्यक तथ्यों के साथ में अगले वीडियो में, आगे के वीडियो में प्रेजेंट करते रहूँगा। अभी मैं आप केवल मैं इसलिए अभी मैं पहले ये चीज़ आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगी ये चीज़ है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रकार 1 जो होगा उसमें, क्योंकि धन विधेयक में केवल ये चीज़ होती है, उसके अतिरिक्त जो होगा तो अनुच्छेद 117 का वित्त विधेयक का प्रकार ए हो जाएगा। 2 में क्या होगा? ये बिंदु उसमें नहीं होंगे, होगा व्यय से संबंधित, और जो सरकार जो व्यय करेगी योजनाओं आदि में जो व्यय करेगी उससे संबंधित होगा, लेकिन उसमें ये जो 1 से 10 तक वाले बिंदु नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको प्रस्तुत करने से वो राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, तो प्रकार 1 है, ठीक है। और इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये वित्त विधेयक और धन विधेयक एक दूसरे से पृथक होते हैं। इससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो अगले वीडियो में प्रदान करूंगा फ्रेंड्स। अब आगे देख लेते हैं कि कुछ उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। आशा करता हूं कि आप विधेयक के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो अगले
जो वीडियो मैं लाऊंगा उसमें पूरे पॉइंट एक क्रम के साथ और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करते हुए आपको तथ्यात्मक रूप से परीक्षा उपयोगिता की दृष्टि से प्रेजेंट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा उत्तराखंड से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 1967 में 5 प्रमुख जातियों को जनजाति घोषित किया गया। ये प्रश्न आता है कि भाई कब जनजाति घोषित किया गया, तो उत्तराखंड में 1967 में। ठीक है फ्रेंड्स, 5 जनजातियों को उत्तराखंड की जनजाति घोषित किया गया। अब जिसकी जो उत्तराखंड की कुल 2011 के अनुसार जो कुल जनसंख्या है, ये प्रश्न आ सकता है भाई कितने परसेंट है, 2.9% है फ्रेंड्स इनकी पॉपुलेशन, 2.9%। उत्तराखंड की जो टोटल जनसंख्या फ्रेंड्स 1,00,86,292 है 2011 के अनुसार, उसमें 2.9% लगभग 2,90,000 करीब ये जनसंख्या इनकी है, जनजाति की फ्रेंड्स। ठीक है, तो जनजाति की टोटल संख्या कितनी है, 5। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से फ्रेंड्स, उधम सिंह नगर, ठीक है फ्रेंड्स, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो तराई का क्षेत्र है उधम सिंह नगर, इसमें सर्वाधिक है, और ये जो दून वाला क्षेत्र है उसके बाद ये बन जा रहा है आपका, जो इसमें एक शॉर्ट वर्ड हम बना लेंगे UDPC। जनजाति से संबंधित जो सर्वाधिक जनसंख्या के घटते हुए क्रम में अगर उत्तराखंड के जिलों को व्यवस्थित कीजिए संबंधित प्रश्न आता है, तो UDPC शब्द हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। U से होगा उधम सिंह नगर और D से होगा देहरादून, क्योंकि ये तराई क्षेत्र है इसलिए यहाँ ज़्यादा है, इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तराई, यहाँ खेती होती ज़्यादा होती है, तराई का क्षेत्र है, खेती के उपयोग हेतु उपयुक्त भूमि यहाँ है, तो इसलिए यहाँ है सर्वाधिक जनसंख्या। इसके बाद क्या यहाँ है, देहरादून क्योंकि कैपिटल है, पिथौरागढ़, भूटिया आदि जनजाति इधर रहती है, फिर चमोली। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली ये जिले उत्तराखंड में है जनजाति की। और कम प्रतिशत वाले हैं जिले फ्रेंड्स, इसमें कम प्रतिशत भी पूछ सकता है कि प्रश्न। तो फ्रेंड्स है टिहरी में सबसे कम जनजाति पाई जाती है फ्रेंड्स, टिहरी जिले में, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार में सबसे कम, यानी कि TAPH, टैपेच, इस प्रकार के शब्द ड्राइव कर सकते हैं वर्ड। सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत जो है टिहरी में है, उसके अल्मोड़ा में है, फिर पिथौरागढ़ में, फिर हरिद्वार में फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकते हैं जनजाति से संबंधित, कि क्रम में लिखिए कि सबसे बढ़ते क्रम में लिखिए कि सबसे कम का है, उसके बाद का है, उसके बाद का है। तो सबसे कम टिहरी में, फिर अल्मोड़ा, फिर पौड़ी में, हरिद्वार में इनकी जो है जनसंख्या है। और परसेंटेज क्या है फ्रेंड्स, टिहरी में 0.14%, एक से भी कम प्रतिशत है 0.14%, अल्मोड़ा में है 0.20%, और पौड़ी में सब ये फ्रेंड्स जो है एक से कम ही है 32%, हरिद्वार में 0.33%।
ठीक है। 14.14% है टिहरी में जनजाति, 0.20% है अल्मोड़े में, और 0.32% है पौड़ी में, 0.33% है हरिद्वार में। ये सबसे कम जनजाति वाले जिले जो हैं उत्तराखंड के ये हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले से बताएं उधम सिंह नगर। तो यहाँ कितने परसेंट थी फ्रेंड? 7.4%। उधम सिंह नगर पर 7.4%। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो टिहरी, ये लीजिए उधम सिंह नगर है। उसके बाद है देहरादून 6.5%। देहरादून 6.5% जनजाति। जौनसारी आदि। पिथौरागढ़ में 4%। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी तथ्य हमें याद होने चाहिए कि भाई कितने परसेंट है। 7.4% है उधम सिंह नगर में, 6.5% है देहरादून में, और 4% है पिथौरागढ़ में जनजातीय संख्या। सर्वाधिक जनसंख्या उधम सिंह नगर में है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक शॉर्ट वर्ड भी हम इसलिए ड्राइव कर लेंगे, यूडीपीसी। चमोली में भी फ्रेंड्स इसके बाद पिथौरागढ़ चमोली में सर्वाधिक जनसंख्या है, और परसेंटेज जो है ये दिए हैं उधम सिंह नगर 7.4%, देहरादून में 6.5%, पिथौरागढ़ में 4% जो है जनजाति निवास करती है जनसंख्या का। तो इस प्रकार वीडियो में आपको बार बार प्रेजेंट करते रहूँगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।